बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अगर खबर ये है कि हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे जारी कर कर अपना डेथ वारंट दे दिया है। कोई आपको एक ऐसा सेक्टर नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी नज़र आए। आगाज़ करते हैं एग्रीकल्चर से। हुकूमती गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क की अहम तरीन फसलों की पैदावार में 14% कमी हुई और अगले साल जो एस्टिमेट बताया जा रहा है कि ज़राअत पर सुपर टैक्स किसान को मजीद तबाह कर देगा। कपास में 31% कमी, मकई में 16% कमी, गंदम में 9% कमी, चावल गंदम की पैदावार भी बहुत ज़्यादा कम हुई और किसान का इस वक्त इस्तेहसाल किया जा रहा है, मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। जब आप हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत कहती है ख़ासतौर पर पंजाब की कि जनाब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर कंट्री है, इस मुल्क की बैकबोन को यहीं के हुक्मरानों ने तबाह व बर्बाद कर दिया। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 63 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। एक साल के दौरान 1 करोड़ 30 लाख मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए और फिर ये वो अदाद शुमार है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के ही मुताबिक पाकिस्तान में आबादी की सालाना शरह नमू तकरीबन 2% है, जिसका मतलब है कि इस साल 19 लाख इजाफी अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप फ़ोन करते हैं तो लोग अपनी तकलीफ़ें आपको बताते हुए नजर आते हैं। जिसका कोई भी बाहर बैठा है, कोई जानने वाला, कोई ताल्लुक वाला, वो पहला आपसे सवाल ये करता है कि सर हमारे बारे में कुछ सोचें, हम पाकिस्तान से किस तरह बाहर आ सकते हैं। कोई ऐसा रास्ता हमें बताया जाए कि हम इस अज़ाब से बच जाएँ, अपने बच्चों की रोटी-रोज़ी कमा सकें। और पाकिस्तान के अंदर सर मैं बहुत सारे दोस्तों ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिन्होंने पैसे ना होने की वजह से अपनी बच्चों को स्कूल से उठा लिया। अब 2 चीज़ें आपके सामने हैं, बच्चों की फ़ीस दें, बिजली के बिल दें और बिजली के बिल अगर आपने दे दिए तो फिर ऐन मुमकिन है कि बच्चों की फीस के पैसे ना बचें। पाकिस्तान में हर दूसरे घर की ये कहानी है। 45% अगर जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट कर रहा है, ये वैसे नंबर्स हैं, यानी आपकी आधी आबादी गरीब है और वो ज़रूरियाती ज़िंदगी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इसे आप पूरा नहीं कर सकते। नारोवाल में जी गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 12 साला लड़के ने ईद उल अज़हा के दिन नए जूते खरीदने की ज़िद की। जब नए जूते नहीं मिले तो उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। गुर्बत के बायस वालिदैन ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। ये पाकिस्तान की रियलिटीज़ हैं। रहीम यार खान से भी मैं आपको खबर देता हूँ, ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों को जहर देकर खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। शहरी ट्रैक्टर ट्राली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था, मगर काम ना मिलने के बायस काफ़ी रोज़ से परेशान था। ये खबरें आज की नहीं है, ये खबरें आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे फैमिलीज़ की ये तमाम कहानियाँ आपके सामने मौजूद हैं। और जो सबसे मुश्किल तबका है ना, जो पिस जाता है, जो गरीब होना कोई बुराई नहीं है और गरीब और गुर्बत इंसान के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन वो लोग जो कभी भी ऐसे नहीं थे, जो 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त के साथ कमाना चाहते हैं, आज उनके भी हालात ख़राब हो गए। और मसला उन ख़ानदानों के लिए जो किसी से माँग नहीं सकते। अपनी सफ़ेद पोशी का जो भरम है उन्होंने रखा हुआ है और जो भी हालात होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो सब्र शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में 50% आबादी सर आपकी इस वक़्त बुनियादी नेसेसिटीज़ जो हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इसे पूरा नहीं कर सकते। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, बड़ी सनअतों की ग्रोथ मनफ़ी 1.53% रही। ग्रोथ का हदफ 3.5% था। लोग कारोबार छोड़ गए, मुल्क छोड़ गए, बड़े-बड़े गाड़ियों की प्लांट आपके मुल्क से बाहर चले गए, मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई। यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर है, बहुत सारी कंपनी से अपने ऑफिसेज़ को यहाँ से शिफ्ट कर लिया। जो फ्रीलांसर्स थे, इंटरनेट आपने बंद किया इमरान खान के चक्कर में और इस पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से लोगों के बिज़नेसेस तबाह हो गए। मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो इंटरनेशनली फाइवर के ऊपर या फिर अपवर्क के ऊपर काम करते थे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सर्विसेज फ्रीलांसर्स जो हैं वो दिया करते थे। ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, इसमें आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इसके साथ साथ राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं और आपका जो भी हुनर है आप इसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये इंटरनेट और बिजली के मसाइल पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंडस्ट्री भी तबाह हो गई और फिर दूसरा जो सबसे खतरनाक काम ये हुआ
کہ آپ کی انٹرنیشنل پیمنٹ پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی. میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں اور اب تو شاید یہ ایک عام سی روٹین ہوگی کہ انٹرنیشنلی جو پیمنٹس پاکستان کے اندر آتی ہیں وہ پوری طرح آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی. اور جب آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اتنے پیسے ریلیز ہوئے، ہمارے اکاؤنٹ پہ اتنے پیسے نہیں آئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جس نے پیسے بھیجے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز آپ ان سے پتہ کریں. اور جب وہاں سے پتہ کیا جاتا ہے تو جناب پیمنٹ زیادہ آئی ہے لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آپ کو یہ پیمنٹس نہیں ملتی. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں جس کے بارے میں آپ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان میں کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ، جو مرضی آپ نام دیں اس نظام کے ٹھیکیداروں کو، آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے. کاروباری شخصیات ملک چھوڑ کر چلی گئی. شل نے تمام شیئرز فروخت کر دیے. نئے سرمایہ کار پاکستان میں آنا ہی نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے. سر کہاں ہے سرمایہ کاری؟ جس ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری لگے گی، نئی فیکٹریاں لگائی جائیں گی. کسی سیکٹر میں آپ تبدیلی لانے کے لیے انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تو اس انویسٹمنٹ کو کہیں خرچ تو کرنا ہے نا. لیکن جب خرچ جس کا سے دعوے کیے جاتے ہیں پھر نوکریاں بھی جنریٹ ہوں. پاکستان میں سر نوکریاں جنریٹ نہیں ہو رہی لیکن دعوے اور جھوٹے دعوے آپ کو یہ حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، اقتصادی سروے رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں 7,50,000 شہریوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے. 7,50,000 یہ ایسے نمبرز ہیں آپ کی آبادی کے تناسب سے. ایک ملک کے اندر 7,50,000 شہریوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہونا، میرا خیال ہے کہ یہ اس حکومت اور اس حکومت کو چلانے والوں کے چہرے پر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بہتر گورننس، پڑھا لکھا پنجاب اور ستھرا پنجاب کے آپ نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن آپ پاکستان کی عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ سندھ کے اندر کیا حالات ہیں؟ پاکستان کی عوام ملک چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ فگرز ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر 7,50,000 شہریوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے. اس سے زیادہ خطرناک الارمنگ فیکٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ریویو سے یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے ماحول کے اندر اگر آپ ملک میں صحت کے اخراجات اور جی ڈی پی کا 1% بھی اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی جی ڈی پی کا 1% بھی پاکستان میں صحت کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. آپ نے ہیلتھ سینٹرز بنا دیے، اس کے اوپر آپ مریم کا نام لکھیں، آپ مراد سعید کا نام لکھیں، آپ بلاول زتاری کا نام لکھیں، آپ بے نظیر کا نام لکھیں. پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں صرف خیرات آتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ سے متعدد دفعہ میں کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی صوبے میں کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب 1,00,000 لوگوں کے لیے گھر کا انتظام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو سر وہ 1,00,000 گھر ہیں کہاں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ 50,000 نوکریاں ہم کریٹ کریں گے تو باقی جو صوبے کے نوجوان بے روزگار بچے ہیں وہ کیا کریں گے اور کس بنیاد پر آپ یہ 50,000 نوکریاں جو ہے لوگوں کو دیں گے؟ جب کوئی پالیسی دی جاتی ہے تو اس پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک آپ کو انجام تک پہنچانا ہے، لوگوں کو نوکریاں دینی ہے. لیکن یہ نوکریاں نہیں، یہ صرف کاغذوں میں آپ کو ملیں گی. اب آ جاتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں. لاکھوں بچے کم عمری میں کام کر رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں اس ملک کے کہ غریب کا بچہ مرے گا اور امیر کا بچہ پڑھے گا. شیخ صاحب نے آخرکار انہیں بھی ہوش آیا، وقاص صاحب کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ خود اکنامک سروے میں حکومت نے کہا کہ پاکستان کی 37% آبادی زمیندار ہے، یعنی زراعت سے منسلک ہے، اور تم نے اس 37% آبادی کی کمر توڑ کر رکھ دی. اکنامک سروے میں بڑی صنعت -1.5 پر چلی گئی، جبکہ ساتھ ہی چھوٹی صنعتوں کی گروتھ 8% جو ہے وہ اس میں یہ گروتھ دیکھی گئی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بڑی صنعت اور چھوٹی صنعت کو لے کر چلتی ہے. بڑی صنعت منفی پر چلی گئی تو چھوٹی صنعت کیسے گروتھ کر سکتی ہے؟ یہ گروتھ بھی فارم 47 کی گروتھ ہے. آپ کو پاکستان کے اندر نہ کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں آئے گی، اور صرف اس لیے کہ آپ نے پاکستان کی جو جمہوری حکومت ہے وہ یہاں پر بننے ہی نہیں دی. جب 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں نا جی تو پھر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. جب عوام کے نمائندے پارلیمان میں نہیں پہنچیں گے اور ان کو یہ خوف بھی نہیں ہوگا جو لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل عوام کو منانا، عوام کو سہولیات پہنچانا، اور یہ راستہ ہے عوامی راستے سے ہمیں ان عواموں تک آنا ہے. ہمارے اوپر ایک چیک ہے، لوگ ہم سے سوال کریں گے جب ہم دوبارہ الیکشن میں ان کے پاس جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فارم 47 کی زد میں اپوزیشن آ گئی اور یہ فارم 47 سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ایک حکومت بنا لی. تو بھائی ہمیں بچانے والے دوبارہ بچانے کے لیے آ جائیں گے، لہٰذا ہم نے ان کو خوش کرنا ہے. تو پاکستان کے اندر ایک مصنوعی ڈیموکریسی اس وقت آپ کو نظر آئے گی، اور پھر جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مصنوعی فگرز آپ کو دیتے ہیں.
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना में अगर थोड़ी-सी भी दयानतदारी होती तो बताते कि कोर इन्फ्लेशन 11.5 पर पहुँच गई, ताकि इनसे सवालात होते। लेकिन ये ढिंढोरा पीटते रहे कि महँगाई कम हो गई। जब कोर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है तो महँगाई कैसे कम हो गई? महँगाई कम होने का दावा मुकम्मल बेबुनियाद है। रेमिटेंसेस आ रही हैं वगैरह के दावे किए जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 3 सालों में 30 लाख से ज़ायद लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब ये जो फिगर्स है ना, अ, मैं पिछले 17 सालों से बरतानिया के अंदर मौजूद हूँ। ऑफ एंड ऑन मैं आता रहा, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश पज़ीर हूँ। एक बरतानवी शहरी होने की हैसियत से पाकिस्तान से इतनी कॉल्स हमें आती रही ओवर द ईयर्स, आज भी आती हैं। अब ये स्पीड ज़्यादा हो गई है। आप अपने हमारे जो कमेंट सेक्शन है इसमें भी जाकर देखें, जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है इस पे भी लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि कुछ करें, कुछ आप हमारे लिए कर सकते हैं, कोई रास्ता हमें दिखाएं, हम किस तरह से पाकिस्तान को छोड़कर अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाएं। तो ये जिस जिसको मौका मिल रहा है ना जी, वो छोड़ के जा रहा है। अब बरतानिया क्योंकि आना इम्पॉसिबल हो चुका है, मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर अलग से हम बात करें और रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो ब्रिटिश इमिग्रेशन लॉज है मैं आपको बताऊं। लेकिन वीज़े महंगे हो गए, एक वजह ये भी है, और टिकट महँगी हो गई। पाकिस्तान में जी मुश्किल हालात हैं और बाहर भी अब जाना इतना आसान नहीं है, और उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बुनियादी वजह है कि अगर ये कॉस्ट नीचे आ जाए ना बाहर जाने की, तो पाकिस्तानी 1 साल के अंदर ये 30 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, ये भी नंबर सुन लें जी, तो पाकिस्तान का कर्ज़ा 43,500 अरब रुपए था। आज पाकिस्तान का कुल कर्जा 75,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया है। गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 31,500 अरब रुपए बढ़ गया। एक तरफ 75 सालों का पाकिस्तान का कर्जा 43,500 अरब, और दूसरी तरफ सिर्फ़ इन 3 सालों का 31,500 अरब है। ये इस मुल्क की हालत किसने की? ये पाकिस्तान की हुकूमत और इनको प्यार करने वालों को इस हालत करंट चाहता है। व्यूअर्स, उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट जारी की गई, इसकी बुनियाद ही गलत है। वज़ीर ख़ज़ाना शरीफ आदमी है, लेकिन बदमाशों में फँस गया। 2 टाँगों वाले गधों की तादाद में बेशुमार इज़ाफ़ा हुआ है। काश ये इसकी ग्रोथ भी इस किताब में शामिल करते। जो शख्स मार्च 2022 में 50,000 रुपए कमाता था, आज उसकी वैल्यू 20,833 रुपए रह गई। और जो शख्स मार्च 2022 में 1 लाख रुपया कमाता था, आज उसकी वैल्यू 41,666 रुपए हो गई है। इसकी वजह महँगाई है, इसकी क़ुव्वत ख़रीद कम होना इसे कहते हैं। पिछले 2 साल से 3 सालों में 3,20,000 लोग पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। इसमें 13,100 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर चला गया, जो कि डॉलर्स में 48 अरब डॉलर्स बनता है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पिछले बजट में 1400 अरब रुपए रखे गए, सिर्फ 32% इस्तेमाल हुए, 448 अरब रुपए इस्तेमाल हुए, बाकी पैसा कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं है। जीडीपी ग्रोथ का अगर आप पाकिस्तान में इमरान खान के दौर से इसका आप कंपैरिजन करें, सर आप पिछली हुकूमत से इसका कंपैरिजन करेंगे ना, आपकी पिछली हुकूमत पीडीएम की थी और उससे पहले इमरान खान की, तो ये एक कंपैरिजन फितरी है। बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पे तूफान मचाया हुआ जी कि जनाब इमरान खान के दौर से आप कंपेयर करते हैं, आप उससे पहले देखते। अगर इमरान खान को हुकूमत ना दी जाती तो ये कंपैरिजन हमारा इनके साथ बनता नहीं था। और फिर आप इसको एक कंटिन्यूटी के तौर पे देखें, जो हमारी पिछली हुकूमत थी जनाब, जो पिछली हुकूमत इमरान खान की थी उसी से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि फिगर्स हमें क्या बताती है इस ग्रोथ रेट के। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो तब जीडीपी ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, और अब 2.7% रह गई है। व्यूअर्स, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी खबर दे दूं, अलीमीन गंडापुर ने क्या कहा, और ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है क्योंकि पंजाब के अंदर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। हेडलाइंस हमने सुनी, कहा गया कि मैं पंजाब के अंदर टैक्स किसी सूरत में नहीं लगाऊंगी, चले ना लगाएं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस कंपैरिजन में क्या कहा, कि खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इतलात के मुताबिक इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जाती है तो ये बेशक चली जाए, मुझे ऐसी कोई हुकूमत भी नहीं चाहिए जहाँ वहाँ की आवाम के बजट में आईएमएफ की कोई शर्त काबिल कबूल हो। यानी हम आईएमएफ की कोई शर्त काबिल कबूल नहीं होगी, और हम अपनी हुकूमत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये कैटेगोरिकली इमरान खान ने ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आईएमएफ की शराइत से पाक होगा, और जब तक मैं ना कहूँ बजट पर कोई एमपीए वोट नहीं देगा। हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जाती है तो जाने दें। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करने से पहले पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 3 अहम रहनुमाओं से मेरी मुलाकात करवाई जाए। अलीमीन गंडापुर को ये पैगाम पहुंचा दिया गया। अब देखना ये होगा कि इमरान खान की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, लेकिन कोशिश ये ज़रूर होगी दूसरी तरफ से कि अगर इमरान खान की हुकूमत जा रही है तो हम इस मुलाकात को किसी तरह रोक ही दें और इमरान खान की सख्त फैसला दें। खान साहब ने हमेशा ना पाकिस्तान की आवाम की बात की, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप इस चीज़ को इस तरह भी देखें, जब इमरान खान को हुकूमत
जो जब नए इलेक्शन की बात हो रही थी, जनरल बाजवा इनके पास गए और ये पैगाम आरिफ अलवी साहब के ज़रिए पहुँचाया गया कि आप ऐसा करें कि आप जो इलेक्शन है, हम आपको डेट दे देते हैं, आप अपनी हुकूमतों को कुर्बान करें, यानी आप यहाँ पर अपनी हुकूमत को डिसॉल्व कर दें। इनका प्लान ये था कि हुकूमत जाएगी, हम वहाँ पे अपना केयर टेकर सेटअप लेकर आएँगे और फिर हम तुन के रखेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। इमरान खान ने, अगर उन्हें लालच होती ना, जो कौम उनकी इज़्ज़त करती है और जो उनकी बार-बार बात कर रही है, लोगों ने कहा जी डॉलर्स का मसला है। मसला सर डॉलर का नहीं है, बात उस शख्स के मौक़िफ़ की है, जो उसने पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा। वो मौक़िफ़ क्या था? वो मौक़िफ़ ये था कि अगर हमारी हुकूमत कुर्बान होती है तो कर दो, लेकिन मैं एक कमज़ोर हुकूमत नहीं लूँगा। इमरान खान ने अपनी पंजाब की हुकूमत को कुर्बान किया। इमरान खान ने केपी की हुकूमत को कुर्बान किया। किस लिए? चूँकि पाकिस्तान में एक मज़बूत हुकूमत वो देखना चाहते थे और इमरान खान ने बरमला कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ज़रिए हमें लोगों को बुलाना पड़ता कि आओ जाकर हुकूमत के अंदर वोट दो, और ये सिलसिला पाकिस्तान इनकी हुकूमत से पहले एक रवायत यही थी ना, आज भी ऐसा ही हुआ। तो वो चाहते ये हैं कि इसी तरह की रवायत हमेशा कायम रहे, और इमरान खान ने इस रवायत के खिलाफ ऐलान बगावत किया है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हज़म नहीं हो रहा। फिर से खान साहब को अगर हुकूमत की लालच होती, तो वो कभी भी अपनी हुकूमतों को इससे पहले कुर्बान ना करते। ये उनके अल्फाज थे। आज भी वो कहते हैं कि चाहती है हुकूमत तो चाहे। इमरान खान तो जेल में बैठकर एक इनकलाब और एक कुर्बानी दे रहा ना, तो लोग जो बाहर बैठकर प्रोटोकॉल एन्जॉय कर रहे हैं, ये उनको तकलीफ होगी, उनके लिए मसला होगा। ये इमरान खान के लिए मसला नहीं है, और इमरान खान ये आपको करके दिखाएगा, क्योंकि उसने माज़ी में भी इसी तरह का इक़दाम किया। असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, बाहर आए, फिर दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी और फिर एक तहरीक चलाई, अपनी गिरफ्तारी दे दी, और इमरान खान ने ये सब कुछ आपको करके दिखाया। आज हुकूमत की तो कोशिश होगी कि इनकी मुलाकात को रोका जाए, क्योंकि इमरान खान एक सख्त पैगाम जो है उनकी तरफ से दिया गया। मैं आपको फिर ये भी खबर दे दूँ कि इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि बजट और बजट से पहले मुलाकात करवाओ, और अगर नहीं होगी तो फिर इसके नताइज होंगे। मैं आपको फिर से इसके साथ-साथ ये भी बता दूँ कि मुल्क गिर तहरीक की तैयारियाँ की जा रही हैं। अली मीन गंडापुर ने ये भी कहा कि हमने पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई आज़ाद अदलिया से वाबस्ता है। जिस दिन अदलिया आज़ाद होगी, खान साहब बाहर आ जाएँगे, अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ हमेशा है। उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुक्म देना है और हमने निकल आना है, हमारी तैयारियाँ जारी हैं, हमारी तंज़ीमी ओहदेदार सरगर्म हैं। अब देखिए जी, पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह रॉन्ग नंबर्स के ज़रिए इन लोगों को मनाया जा सके, एंगेज किया जा सके, और आपने पिछले कुछ दिनों में 5 जून की खबर के बाद एक और खबर सुनी, और वो खबर क्या थी कि इमरान खान की 11 जून को रिहाई हो रही है, क्योंकि 11 जून को इमरान खान का केस जो है सज़ा मौतली का, ये इसकी हियरिंग है। एयरवेव न्यूज़ पर जी खबर चली, और खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से तफसीली बातचीत हुई उनके मुताबिक, और उन्होंने इस बात पर एतमाद का इज़हार किया कि 11 जून को जब इमरान खान की केसेस की समाअत होगी तो उनकी रिहाई हो सकती है। इस पर जी शेख साहब का रद्द-ए-अमल आया, और उन्होंने क्या कहा? शेख साहब ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने इस किस्म की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि उनकी ना एआरवाई चैनल से, ना इस हवाले से किसी भी चैनल से कोई बात हुई। जो कोई भी सिर्फ सनसनी फैलाना चाहता है और इनसे गलत खबरें मंसूब कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस खबर की, इस रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद करती है। इमरान खान साहब की ज़ात, उनकी रिहाई के हवाले से मीडिया और ज़राए इब्लाग मामले को गैर हकीकी खबर साजी का वसीला बनाने से गुरेज करें। भाईजान, आप लोगों को पकड़ें, केसेस करें, इनके ऊपर ले जाएँ आप इन्हें अदालत। आपके हवाले से, बैरिस्टर गौहर के हवाले से इससे पहले भी बहुत सारी खबरें अंसार अब्बासी साहब दे चुके हैं। आपको ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि बैरिस्टर गौहर निजी महाफ़िल के अंदर और जिन लोगों से बात करते हैं, इस किस्म की कहानियाँ जो हैं वो आपको सुनाते हुए नज़र आएँगे। मैंने आज उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान की छोटी ईद पर रिहाई हो जाएगी, और जो एक वहाँ पे एंकर बैठा हो तो उसने सवाल किया, जी आपने मुझे पहले भी ये कहा था। तो बैरिस्टर गौहर इज़ एक्चुअली द पर्सन जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और बाद में आप मुकर जाएँ। आपके बारे में आपको लोग कोट करके अखबारात में खबरें छप रही हैं। आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप इन खबरों की तरदीद कर सकते, या इन लोगों को पकड़ते, सवाल करते कि भाईजान मैंने आपको कब कहा है कि इमरान खान रिहा होंगे, लेकिन ये इससे बातें कर सकते हैं। अभी आपको ये भी खबर दें कि इमरान रियाज सोशल मीडिया से कुछ दिनों से गायब थे जी, और उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें शुरू हो गई। और जब वो सऊदी अरब जा रहे थे, तो उससे पहले 3-4 दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई, और एक तस्वीर फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें वो कुछ शख्सियात के साथ बैठे हुए हैं। तो लोगों ने उस पे लिखा कि ये इमरान रियाज खाना काबा के मतवल्ली के साथ बैठे हैं, अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे। अब इसके ऊपर उमर चीमा ने सवाल किया जी कि जनाब किसने कहा है कि खाना काबा का मतवल्ली है? अब ये शख्स कौन है?
اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا اور بتایا کہ یہ شخص ہے کون۔ تصویر میں نظر آنے والے یہ شخص خانہ کعبہ کے اس خاندان کے چشم و چراغ، یعنی اس خاندان سے ان کا تعلق ہے جن کے پاس چابی سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں رپورٹ کیا گیا کہ گزشتہ سال جون میں صالح الشیبی کے انتقال کے بعد یہ چابی ان کے خاندان میں عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی کو سونپ دی گئی تھی، اور یہ پھر ایک کنٹروورسی جو ہے، لوگوں کو موقع چاہیے نا۔ اب عمران خان جو ہیں ان کے اوپر لوگ تنقید کر کے اپنی سیاست کرتے ہیں، صحافت بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے صحافیوں کا کریئر جو ہے وہ عمران خان کی مخالفت میں شروع ہوا اور اسی مخالفت میں ختم ہو جانا ہے۔ اب عمران ریاض اوبیسلی پاکستان کی عوام لاکھوں کے تعداد میں لوگ انہیں سنتے ہیں، اور اللہ نے عمران ریاض کو عزت سے نوازا، اور جو رب کی ذات جس کو عزت سے نوازتی ہے، انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ اس سے عزت چھین لے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ اس کے اختیار میں ہے اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر ایسی شخصیات کے اوپر لوگ تنقید کر کے بھی اپنے نمبر بڑھاتے ہیں۔ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی متولی ہے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے تصویر بنا لی، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی صحافت کریں، وہ زرد ہے، وہ لال ہے، وہ کالی ہے، وہ جیسی بھی صحافت ہے وہ کریں، لیکن لوگوں پر تنقید کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی گریس مارکس مل جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور پھر ویورز، کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جنہیں اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کا بہت شوق ہے۔ ورائی صاحب کے ساتھ میں نے آلموسٹ 2 سال کام کیا۔ ہی واز دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز دنیا ٹی وی، جب انہوں نے دنیا کو جوائن کیا جیو کو خیر بات کہنے کے بعد، تو مجھے ان کی باتوں سے اور ان کے گفتگو سے یہ ضرور احساس ہوا کہ ورائی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے۔ اب وہ کیسے لکھا جائے گا، دیٹس اے سیپریٹ کوسچن۔ فضا علی کی گفتگو پر رد عمل آخرکار انہوں نے دے دیا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ٹوائلٹ صاف کرنے والے ہوتے کیونکہ وہ جاتے ہیں۔ خیر جو بھی بات کہی انہوں نے، اپنا جو ان کا خیال تھا ان کے بارے میں انہوں نے پوری قوم کے سامنے رکھا۔ اب اس کے اوپر جواب آیا، اب اس کے اوپر لوگ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ورائی صاحب جو ہیں ناراض ہو گئے ہیں اور غصہ ہی کر گئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے رد عمل دیا کہ میرا مقام تو بیت الخلاء صاف کرنے والوں سے بھی کم ہے۔ میرے نزدیک بیت الخلاء صاف کرنا کوئی توہین نہیں بلکہ دوسروں کی گندگی صاف کرنا ایک عظیم خدمت ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اس کا انہوں نے جواب دیا۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گرتے گرتے بچے ہیں جی، اور خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ طیارے میں سوار ہونے کے لیے طیارے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے، تاہم وہ کسی بھی حادثے سے بچ گئے بال بال۔ ٹرمپ کے لڑکھڑانے کا واقعہ نیو جرسی سے چھٹیاں گزار کر واشنگٹن ڈی سی واپس جانے کے دوران پیش آیا، جب وہ طیارے میں سوار ہونے کے لیے اس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے، تاہم وہ سنبھل گئے اور پھر سیڑھیاں چڑھے اور طیارے کے دروازے پر پہنچ کر ایئرپورٹ پر موجود افراد کو ہاتھ سے جو ہے انہوں نے اشارہ کیا، ہاتھ ہلایا، اور ان کی عمر جی 79 رواں ماہ ان کی ہو جائے گی۔ اور جو بائیڈن کا جی وہ اسی طرح مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بڑھاپے کا مختلف طریقوں سے انہوں نے مذاق اڑایا کہ بڑھاپا ہے، یہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن آج وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور ایک بڑے حادثے سے بال بال جو ہے وہ بچ گئے۔ اور یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔